नमस्कार भाइयों। केमिस्ट्री के सेगमेंट में आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मतलब ऐसा जो मतलब रिएक्शन हो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों का यदि आप त्याग करेंगे तो क्या होगा? आपका जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो वह वस्तु क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे तो वो क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। धनायन होने का मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था हो जाएगी, या आप कह सकते हैं निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था हो जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीडेशन कहलाता है या ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ये 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से, ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का था, ये आपके लिए नहीं है लेकिन देख लीजिए। तो फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद के तौर में PH3 तथा NaH2 या PO2 देता है। यह अभिक्रिया कहलाती है क्या है? तो अब यहां पर देखिए PO4 आपको पता होगा माइनस माइनस चार्ज होता है, तो इसमें देखिए माइनस, इसमें अब यहां पर देखिए पॉजिटिव बेस दिया गया है यहाँ पर। तो ऑक्सीकरण संख्या की कमी हो रही है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण की संख्या में देखिए यहाँ पर माइनस ज्यादा है, इसमें मतलब यहाँ पर ऋणात्मक ज्यादा है, यहाँ मतलब ऑक्सीजन है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पर देखिए कम है, यहाँ पर धनायन है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए NaOH दिया गया है, यहाँ पर -2 चार्ज दिया गया है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए PO2 -1 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर देखिए इस तरफ जब देखिए आप वृद्धि हुई है, इस तरफ जो है आपकी कमी हुई है। ठीक है, जहां पर पॉजिटिव बेस हो वहां पर कमी होती है, इतना समझ लीजिए, कुछ नहीं है। अर्थात ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाए। ठीक है, अतः इसे स्पष्ट है कि अभिक्रिया में P का अपचयन तथा O का ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, इसी का उल्टा अपचयन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करे वो अपचयन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर रहा है, इधर अपचयन हो गया, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन संयोजकता का है, वैलेंसी का है, देख लेते हैं। वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग जो होता है उसको हम देखते हैं। आपको पता होगा कि अष्टक नियम का पालन करना चाहिए। सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजिक बंध और एक वैद्युत संयोजी बंध, 3 प्रकार के बंध होते हैं, और हाइड्रोजन बंध भी होते हैं, वहां पर हम नहीं जाएंगे। वहां पर इतना आप जानते रहिए कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो यहां पर देखिए उत्तर दिया गया है D, 4 होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और इसको अष्टक नियम का पालन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। भाई वैलेंसी 4 है तो अष्टक नियम पालन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसमें आवर्त सारणी में इसका जो संख्या है वो यहाँ पर हो जाएगा 4A में रखा गया है। और कार्बन एक अधातु है। कार्बन में श्रृंखला का एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिनके कारण कार्बनिक यौगिक संख्या कार्बोनेट या साइनाइड्स को छोड़कर अन्य तत्वों में यौगिकों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, तो बस इतना जानते रहिए कि संयोजी या जो हमारी जो वैलेंसी होती है, आपको इसकी 3 प्रकार के बाउंडेशन होते हैं, एक सहसंयोजक बंध, एक उप सहसंयोजक बंध, एक वैद्युत संयोजक बंधों के द्वारा जो है अष्टक नियम का पालन करने के लिए इसको बनाया जाता है, जैसे कि आवर्त सारणी में स्टेबल रहे या स्वयं स्टेबल रहे। इसी के आधार पर आपको अक्री गैस बनाए जाते हैं, लेंथेनाइट से नहीं बनाई जाती है, एक्टिनाइट से नहीं बनाई जाती है। तो आगे हम उसको देखेंगे, आप परेशान मत होइए, लेकिन अभी यहाँ आप इतना ही समझिए कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं। अनीला, ठीक है, यदि अम्ल है तो वो नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, इतना आप जानते रहिए। इसका उल्टा हो जाता है क्षार, लाल लिटमस को नीला कर दे, क्षार होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन अम्ल किसे कहते हैं? जो
H+ आयन के जो है देह में वो अम्ल है, ठीक है, या खाने पर खट्टा लगे वो अम्ल है, ठीक है। तो मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ H2SO4 होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक कसीस के तेल भी इसे कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग मोटर वाहन की स्टोरेज, बैटरी, पेट्रोलियम शुद्धिकरण आदि में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीकरण है और चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया को चीनी का निर्जलीकरण कहते हैं। मतलब किसी चीज को अगर आप पानी खत्म करना, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जली घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ होगा आपका बेरिक एसिड, ठीक है। बेरिक एसिड या H3BO3 एक जली घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे हाइड्रोजन बोरेट के रूप में भी जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व है, इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन या सल्फर। तो यहां पर देखिए ये होगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को आवारा कण भी कहा जाता है, मतलब इसमें इसको कोई रोकथाम नहीं होता है। हाइड्रोजन को हम 1H1 भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी क्या होगी, 0 होगी, तो इस पर कोई रोक जोक नहीं होता, इसलिए मावारा करके इसको बोलते हैं। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1776 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इन्होंने इसे लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से प्राप्त किया था। आवर्त सारणी में यह सबसे पहला तत्व है जो हल्का भी है और ब्रह्मांड में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल नीली लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीली लिटमस पत्र को किस रंग में बना देता है, तो अनीला, अनीला, यहां लाल कर देगा, ठीक है। अम्ल नीली लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखते हैं। एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच में बने नमक का पीएच कितना होता है? मतलब कह रहा है कि एक दुर्बल क्षार, एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल जैसे हम लेते हैं HNO3 और क्षार ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो इसमें क्या जो नमक बनेगा उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो एक दुर्बल, यहाँ पर 10 होगा, बता रहे हैं। एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच 10 होता है। पीएच क्या होता है? किसी भी ब्रह्मांड में जो तत्व पाया जाता है वो अपने 3 प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है पीएच स्केल पे। तो पीएच स्केल जो होता है वो पता बताता है कि कौन सा कितना क्षारीय है, कौन सा कितना अम्लीय है और कौन सा कितना उदासीन है, ठीक है। तो पीएच जो 7 से कम होता है इसका मतलब होता है क्या, वो क्षारीय है। 7 के बराबर होता है तो उदासीन माना जाता है, ठीक है। और 7 से अधिक होता है देखिए 7 से कम होता है तो यहाँ पर अम्लीय होता है, ठीक है। पीएच 7 से कम हो तो अम्लीय है, सॉरी भूल गया था मैं। और 7 से अधिक होता है तो ये क्षारीय होता है और 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। एक इसका सूत्र होता है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, ठीक है। इसको लॉग लेकर के निकाला जाता है, ठीक है। सोरेंसन ने भी जो है इसके पीएच स्केल का खोज किया हुआ था, ठीक है। तो पीएच स्केल आप इतना जानते रहिए। तो इसका जो होगा ये क्या होगा, 7 से अधिक है तो मतलब इसका मतलब होता है कि इसमें क्षार के गुण ज्यादा पाएंगे, इसलिए प्रबल क्षार माना जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारी शरीर डैश पीएच सीमा के भीतर काम करती है, तो यहां पर होगा 7 से लेकर 7.8 तक में। हमारा रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से अधिक होगा, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच सबसे पहले सन 1909 में कॉलबर्ग लेबोरेटरी रासायनिक सोरेन या सोरेंसन, पेडर लॉरिट या सोरेंसन ने प्रस्तुत किया था।
मानव शरीर में पीएच 7 या 7.8 के रेंज के भीतर कार्य करता है। जब पीएच 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय तथा पीएच 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय हो जाता है। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, ठीक है, तो क्षारीय होता है, इसलिए रक्त हमारा क्षारीय। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग के का रंजक होता है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? यहाँ होगा लाइकेन से। तो लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन से बनता है, ये बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। लाइकेन थैलोफाइटा समूह की वनस्पति है, मतलब थल पर थैलोफाइटा मतलब थल पर पाया जाता होगा, और क्या है थैलोफाइटा? वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर के बना होता है, एक दूसरे के साथ जीविता का संबंध भी बताते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक वनस्पति शास्त्री थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकोनेजोनोजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जो कौन सा अम्ल है, पीएच स्केल क्या है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फेवरेट चैप्टर है ये। मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच मान पर अपना रंग बदलता है, तो 3.1 से 4.4 तक। ये लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। एक क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको सही बता दे रहा हूँ, मुझको इस बारे में जानकारी नहीं है, अब मैं आज पहली बार इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। तो मिथाइल ऑरेंज संकेतक जो होता है 3.1 से 4.4 पीएच मान पर अपना रंग बदलता है। 3.1 से कम पीएच मान पर मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जाता है, और 4.4 से अधिक पीएच मान पर मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। तो 3.1 और 4.4 के बीच आप इसका जो है रेडियस मान सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसू का पीएच वैल्यू क्या होता है? वही होता है जो रक्त का होता है, 7.4 होता है, ठीक है। आंसू हल्के क्षारीय होते हैं जिसका पीएच वैल्यू 7.4 से 6.4 से, मतलब आंसू का बहने का मतलब होता है रक्त का बहना, ठीक है। तो आप किसी का आंसू बहा, जान लीजिए उसके खून को बहा दिया है आपने। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच को प्रदर्शित करता है? तो भाई 5 तो अम्लीय है, 2 भी अम्लीय है, 3 भी, 10 यहाँ सही आंसर होगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में आता है? तो 6.48 तो 0.5 गलत होगा, 10 से 13 गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर यार 6 पॉइंट, तो ये भी अम्लीय हो जाएगा। मोटी मोटा आप इसको ही मान सकते हो, क्योंकि यहाँ सेवन पानी का सेवन होता है। 6 पॉइंट से 8.5 मानते हो आप, या क्या मान लिया जाएगा? सही मान लिया, यही सही है। तो शुद्ध पीएच की वैल्यू 7 होती है। समान रूप से 7 से कम पीएच के स्थान पर अम्लीय स्थान माना जाता है, 7 से अधिक पर पीएच का क्षारीय माना जाता है। तो जब नहीं है तो आप इसी को दे दीजिए, ज्यादा सटीक रहेगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है निकटतम रूप में? तो यहाँ 7 होता है। गणना परीक्षक का क्वेश्चन था। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। पीएच एक पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों का पीएच 7 से कम होता है वह अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक होता है क्षारीय होते हैं, और 7 के बराबर होता है तो उदासीन होते हैं। शुद्ध जल विद्युत वाहक का कुचालक होता है, मतलब शुद्ध जल में विद्युत नहीं जा पाता है, अगर उसमें शुद्धि होंगी तभी हो जा पाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन जो होता है न्यूनतम होता है। भाई सही बात है, मैंने आपको बताया था द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व पे। यदि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व उसका कम होगा, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है सोने पर बेअसर हो जाता है। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, ये इवनिंग टाइम, शाम के टाइम था। तो नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 AU पर बेअसर हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल एनाइन निकिल और चांदी Ag तथा तांबा एल्युमिनियम और जिंक आग धातु से क्रिया करता है, लेकिन सोने से क्रिया नहीं करता है। Ag का होता है 47, ठीक है, और AU का होता है 79 में भी, जो मुझे याद है। ब्यूट्रियोल का तेल किसे
कहा जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट को, फोरेंसिक एसिड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या सल्फ्यूरिक अम्ल को किसे कहा जाता है? तो देखते हैं इधर। सल्फ्यूरिक एसिड को आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानता है, H2SO4। ये निर्जलीकरण के लिए किया जाता है प्रयोग। अगर यदि आप चीनी पर उसको थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे तो चीनी जल जाएगी। तो मोल की कॉन्सेप्ट होती है, मोल। तो ये यार तो हमको नहीं आता है, ये आता होता है, इसको छोड़िए, ये टॉपिक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद कल हमारा टॉपिक होगा आवर्तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। तो कल से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितना और है इसमें, IUPAC नाम ये भी पूछते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री, फिर यहाँ पर कुछ फेवरेट टॉपिक हैं, ईंधन है, ये क्या कौन सा चैप्टर है, धातुएं, धातु के यौगिक और उनके प्रयोग। लगता है मुझे जल्दी खींचना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। मिश्र धातु, एलॉय, बहुलक, विविध, उसके बाद आपका आ जाएगा बायोलॉजी, ठीक है। ठीक है, फिर हम इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है और यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। कहाँ पे आ गए यार, एक सेकंड। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आवर्त सारणी वाला जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है। एक आधुनिक संस्करण तत्वों के आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप है, 36 पंक्तियों को कहा जाता है, ठीक है। तो एक होता है आपका रो और एक होता है वर्ग, एक होता है आवर्त, ठीक है। तो जो 36 पंक्ति होती है उसको हम आवर्त कहते हैं, ठीक है। और खड़ा वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आवर्त यहाँ पर सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है, ठीक है। 36 पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर पंक्ति जो खड़ा खड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, इसे हम 36 कहते हैं, ठीक है। जो क्षितिज से मतलब धरती से लगा हुआ हो। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होते हैं और अंतिम सदस्य जो होते हैं निष्क्रिय गैस होते हैं। तो यहाँ पर क्षार धातु है, फिर क्षारीय मृदा धातु है और इधर पर लास्ट में जो होता है ये अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया है? मतलब ऐसे कौन सी श्रेणी है जिसमें 5 गैर धातुओं को रखा गया है, वो धातु नहीं है, ठीक है। तो आवर्त 2 में रखा गया है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दें और स्वयं में धनायन बन जाए, वो क्या है? धातु है। तथा गैर धातु वे तत्व होते हैं जो ताप और बिजली का संचालन नहीं करते हैं। मतलब ऐसे गैर धातु वे तत्व होते हैं जो ताप और विद्युत का संचालन अपने में से नहीं होने देते हैं। गैर धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर नकारात्मक आयन का निर्माण करते हैं। अधातु आवर्त सारणी में 7 से 18 आवर्त 7 तथा 18 समूह होते हैं। आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं, जिसमें आवर्त 2 में, ठीक है, आवर्त 2 में 5 गैर धातु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और तथा नियान, जिसमें कुछ तत्व गैस तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका केन सुपरवाइजर क्वेश्चन में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। तो आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में जो कितने आवर्त में है, किस आवर्त में है जो 5 गैर धातुओं में रखा गया है? तो इन्हें हम रखा गया आवर्त 2 में, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? ठीक है, तो यहां होगा ग्रुप नंबर 17 और पीरियड नंबर 2 में। फ्लोरीन को आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर, ग्रुप मतलब होता है आपका वर्ग 17
के पीरियड 2 आवर्त 2 में रखा गया है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है और विद्युत ऋणात्मक तत्व है या आधुनिक या आधात्विक होता है। देखा इसको देखिए Cl Br I फ्लोरीन, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। यहीं पर खत्म हो गया। तो कल हम देखेंगे अधात्विक अधात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग, नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इतना ही समूह था। अब थोड़ा बहुत जानते रहिए, इसमें बहुत ज्यादा केमिस्ट्री वगैरह में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछेंगे तो यही हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे भी क्वेरीज होगी आप बताइएगा, कल हम इसको और बेहतर तरीके से क्लास आगे ले जाएंगे, ठीक है। नमस्कार।